तो दोस्तों मूवी की शुरुआत में हमें महिला मार्गरेट व्हाइट को दिखाया जाता है जो अपने घर में दर्द से तड़प रही होती है और भगवान से प्रार्थना कर रही होती है कि वे उसकी रक्षा करे। और तभी अचानक उसका दर्द समाप्त हो जाता है और उसे एहसास होता है कि उसने एक बच्ची को जन्म दिया है जिसका नाम वो केरी रखती है। लेकिन इस खबर से खुश होने की बजाय एक कैंची उठाकर उसे मारने की कोशिश करती है, मगर अगले ही पल वो रुक जाती है, ये सोचकर कि बच्ची मासूम है और उसका इसमें कोई भी दोष नहीं है। मैग्रेट एक धार्मिक लेकिन मानसिक रूप से अस्थिर महिला होती है जो अपनी बेटी को कठोर नियमों के साथ बड़ा करती है, यानी कि उसकी परवरिश में कोई भी कमी नहीं छोड़ती। समय बीतता है और केरी अब जवान हो चुकी थी, जो अपने स्कूल में अलग सलग रहती थी। वॉलीबॉल खेलते समय वो बाकी लड़कियों से कटी कटी रहती थी। बाद में जब वह तो उसे पहली बार मासिक धर्म यानी कि मेंस्ट्रुएशन पीरियड आता है, लेकिन इस बारे में उसे कोई भी जानकारी नहीं होती, जिस कारण से वो काफी ज्यादा घबरा जाती है। बाकी लड़कियां विशेष रूप से क्रिस्टिन उसका मजाक उड़ाती है और उसका वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेती है। तभी उसकी जिम टीचर वहां पर आती है और केरी को शांत करने की कोशिश करती है, मगर वो नहीं रुकती तो उसे एक थप्पड़ मारकर होश में लाने की कोशिश करती है। उसी समय एक ट्यूबलाइट अपने आप जलकर फट जाती है, जिससे केरी की छुपी हुई शक्तियों का संकेत मिलता है, जिससे हमें पता चलता है कि केरी के अंदर कोई न कोई शक्ति जरूर है। बाद में केरी को प्रिंसिपल के ऑफिस में ले जाया जाता है, जहाँ उसकी जिम टीचर उससे पूछती है कि क्या उसकी माँ ने उसे इस बारे में कुछ नहीं बताया था। जब वह नहीं कहती तो टीचर उसे आराम करने की सलाह देती है और कहती है कि वे उसकी माँ को सूचित करेंगी। ये सुनकर केरी घबरा जाती है और वो चाहती है कि उसकी माँ को कुछ भी न बताया जाए, लेकिन उसी समय टेबल पर रखी पानी की बोतल अपने आप फट जाती है। उसकी माँ मार्गरेट जब स्कूल में पहुंचती है तो बिना कोई सवाल किए केरी को घर ले आती है। घर पहुंचने पर जब केरी अपनी माँ से सवाल करती है कि उसे इस बारे में क्यों नहीं बताया गया, तो मार्गरेट इसे पाप बताकर उसे प्रार्थना करने के लिए छोटी सी अंधेरी कोठी में ले जाती है और बंद कर देती है। केरी चीखती रहती है और तभी दरवाजे में दरार आ जाती है और उसकी आवाज इतनी तेज थी कि जीसस की मूर्ति से खून टपकने लगता है। अगली सुबह ऐसा लगता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। मार्गरेट केरी को प्यार से उठाती है और सामान्य व्यवहार करने लगती है। दूसरी ओर क्रिस्टिन, जिसने केरी का वीडियो अपलोड कर दिया था, अपने किए का खामियाजा भुगतती है। स्कूल की तरफ से उसे पनिश किया गया और शारीरिक अभ्यास यानी कि बूम कैम्प करने के लिए कहा गया और चेतावनी दी। क्रिस्टिन इस सजा को स्वीकार करने से इनकार कर देती है और गुस्से में यह घोषणा करती है कि वह इसका बदला जरूर लेंगी। इस बीच केरी को स्कूल में और भी ज्यादा अपमान का सामना करना पड़ता है। जब वह बाथरूम के शीशे में खुद को देखती है तो शीशा अचानक से टूट जाता है, जिससे उसे एहसास होता है कि उसके पास साधारण शक्तियाँ नहीं हैं, बल्कि ये शक्तियाँ बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वह इंटरनेट पर इसके बारे में सर्च करती है और समझने की कोशिश करती है कि आखिर ये शक्तियाँ कौन सी हैं। दूसरी तरफ क्रिस्टिन अपने पिता को लेकर स्कूल में पहुंचती है, जो एक धनी व्यक्ति होते हैं, यानी कि उनके पास काफ़ी सारा पैसा होता है। वह प्रिंसिपल और जिम टीचर पर आरोप लगाती है कि उन्होंने उसकी बेटी के साथ बहुत ज्यादा अन्याय किया है और उसे सख्त सजा दी है। टीचर जवाब में कहती है कि जो कुछ भी हुआ वह क्रिस्टिन की ही गलती थी। जब प्रिंसिपल क्रिस्टिन से उसका मोबाइल दिखाने के लिए कहती है ताकि वो उसके पिता को बता सके कि उसी के मोबाइल से उस वीडियो को अपलोड किया गया था, तो वो अपना मोबाइल देने से मना कर देती है। उसके पिता भी कहते हैं कि अगर वह प्रोम में जाना चाहती है तो उसे उसका मोबाइल दिखाना होगा, लेकिन क्रिस्टिन इनकार कर देती है और वहां से गुस्से में चली जाती है। इसके बाद वो अपने दोस्तों के पास जाती है, जहां उसकी पुरानी सहेली सू मौजूद होती है। आगे जो होता है वो केरी की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख देता है, लेकिन सू को भी एहसास होता है कि केरी व्हाइट के साथ जो कुछ भी हुआ था वो बहुत ज्यादा गलत था और इसीलिए उसने क्रिस्टिन का साथ नहीं दिया। क्रिस्टिन उसे कहती है कि तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए था। तब सू कहती है कि नहीं, हमने उसके साथ बहुत ज्यादा गलत किया है और वैसे भी तुम्हारा केरी ने क्या बिगाड़ा था। इसके बाद क्रिस्टिन कहती है कि तुम भी उनमें से एक थी जो उसे पागल कह रही थी, उसके ऊपर चीजें फेंक रही थी। इसके बाद वो वहां से चली जाती है। सू वहां से अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है और उसे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम केरी को अपने साथ प्रोम नाइट पर ले जाओ, और वो ऐसा इसलिए करना चाहती है कि जो कुछ भी उसने गलती की है वह उसका इस तरह से प्रायश्चित करना चाहती है। हालांकि उसका बॉयफ्रेंड ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन सू के कहने पर वह मान जाता है। वहीं दूसरी तरफ घर में केरी अपनी शक्तियों को अपने कंट्रोल में कर रही होती है, यहाँ तक कि वह जिस बेड के ऊपर बैठी होती है वह भी हवा में उड़ रहा होता है। नीचे केरी की मॉम को शक हो जाता है कि कमरे में कुछ न कुछ तो चल रहा है। वह चाकू उठाती है और केरी की रूम की तरफ बढ़ती है। केरी सब कुछ ठीक करके सोने का बहाना कर लेती है। उसकी मॉम चाकू को वहीं पर रख देती है और वो केरी के पास लेट जाती है और केरी से कहती है कि अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है,
मैं तुम्हारे साथ हूँ। और तभी चाकू ऊपर से नीचे गिर जाता है और हमें पता चलता है कि केरी को अपनी शक्तियों पर अब कंट्रोल है। वहीं जब केरी स्कूल में होती है तब उसके पास सू का बॉयफ्रेंड जिसका नाम टॉय है वो जाता है और वह उससे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ प्रोम नाइट पर चलोगी। यह बात केरी को बहुत अजीब लगती है और उसे लगता है कि ये दोबारा उसका मजाक उड़ाना चाहते हैं, क्योंकि केरी जानती है कि टॉय सू का बॉयफ्रेंड है। केरी उसे मना करके वहां से भाग जाती है और जब वो एक जगह पर बैठकर रोना शुरू कर देती है तभी उसकी टीचर उसके पास आती है और वह केरी से पूछती है कि क्या तुम्हें फिर से किसी ने परेशान किया है। तब केरी कहती है कि नहीं, मुझे किसी ने परेशान नहीं किया है, बल्कि मुझे किसी ने प्रोम नाइट पर इनवाइट किया है और वो कोई और नहीं बल्कि सू का बॉयफ्रेंड टॉय है कि तुम्हें तो जाना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन केरी कहती है कि कोई मेरे साथ नहीं जाना चाहेगा। केरी की टीचर उसे मिरर के सामने ले आती है और कहती है कि तुम सुंदर बहुत हो, बस तुम्हें थोड़ा सा मेकअप और थोड़ी अच्छी ड्रेस पहनने की जरूरत है। लेकिन केरी की टीचर को कहीं ना कहीं शक होता है कि हो सकता है कि सू एक बार फिर से केरी का मजाक उड़ाना चाहती हो, इसलिए वह सू और उसके बॉयफ्रेंड के पास जाती है और कहती है कि अगर तुम कोई हरकत करना चाहते हो तो ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि केरी ने मना कर दिया है। लेकिन सू उससे कहती है कि तुम्हें एक बार फिर से ट्राई करना होगा। और अब जब केरी अपने घर पर जा रही होती है तो वो देखती है कि वहाँ पर टॉय है। वो टॉय को वहाँ से ले जाने के लिए कहती है, क्योंकि वह जानती है कि अगर उसकी मॉम ने वहाँ पर उसे देख लिया तो उसकी मॉम उसे बहुत ज्यादा डांटेंगी। उसकी मॉम के हिसाब से यह सब कुछ पाप है। टॉय उसे एक बार फिर से प्रोम नाइट के लिए इन्वाइट करता है और इस बार केरी उसे हाँ कह देती है, लेकिन वो कहती है कि मुझे 10:30 बजे से पहले वापस आना होगा। टॉय उसे हाँ कर देता है और वहाँ से चला जाता है। केरी यहाँ से सीधा मार्केट जाती है और वो अपने लिए एक ड्रेस का कपड़ा लेकर घर वापस आती है। और जब उसकी मॉम उसे देखती है तो वो कहती है कि तुम इतनी देर तक कहाँ गई थी। तब वो उसकी मॉम को कहती है कि मैं मार्केट गई थी, मुझे प्रोम में किसी ने इनवाइट किया है और मैं अपने लिए ड्रेस लेने के लिए गई थी। ये सुनकर उसकी मॉम शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि तुम प्रोम पर नहीं जाओगी। वो कहती है कि टॉय एक अच्छा लड़का है और वह 10:30 बजे से पहले मुझे घर पर वापस भेज देगा। उसकी मॉम कहती है कि तुम इन लड़कों को नहीं जानती हो, वह सिर्फ तुम्हारा फायदा उठाना चाहते हैं। बस तुम कॉलेज के अंदर जाओ, प्रेयर्स करो और अपने गुनाहों की माफी मांगो। लेकिन केरी टॉय के साथ जाना चाहती थी। वह जोर जोर से चिल्लाती है और वहाँ पर सारा सामान हवा में उड़कर नीचे गिर जाता है। उसकी मॉम भी गिर जाती है, लेकिन अगले ही पल वो अपनी मॉम को हवा में उड़ा देती है और उसकी मॉम को लगता है कि उसे ये सारी शैतानी शक्तियाँ मिली है, उसने पाप किया है। लेकिन केरी अपनी मॉम को बताती है कि ये शक्तियाँ मेरे अंदर पैदाइशी है, हो सकता है कि मेरे डैड से मुझे शक्तियाँ मिली हो। लेकिन उसकी माँ उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती। केरी अपनी मॉम को कहती है कि मैं प्रोम नाइट में जरूर जाऊंगी और मुझे कोई भी रोक नहीं सकता। केरी अपने लिए एक बहुत सुंदर ड्रेस बनाती है और अब वह रात आ जाती है जब उसे टॉय के साथ प्रोम नाइट पर जाना था। हालांकि उसकी मॉम ने उसे रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन वो अपनी मॉम की एक भी बात नहीं सुनती। उन्हें वो एक कमरे में बंद करके वहां से निकल जाती है और टॉय के साथ प्रोम पर आ जाती है। यहाँ पर उसे बहुत अच्छा लगता है। उससे पहली बार अपनी जिंदगी में ऐसा फील हुआ था। टॉय उसे अपने साथ डांस करने के लिए भी कहता है और केरी और टॉय एक दूसरे के साथ डांस करने लगते हैं। यहाँ पर एक कंपटीशन भी होता है जिसमें सबसे खूबसूरत कपल को एक दूसरे के लिए वोट करना है और इस लिस्ट में केरी और टॉय का नाम भी होता है। ये दोनों अपने आप को वोट करते हैं और जब इनका रिजल्ट आता है तो इसमें केरी और टॉय जीत जाते हैं और अब उन दोनों को स्टेज पर जाना होता है। लेकिन यहाँ पर सब कुछ इतना आसान नहीं था। दरअसल यहाँ पर क्रिस्टीन अपने दोस्तों के साथ आई होती है और उसने स्टेज के ऊपर एक खून भरी बाल्टी लटका दी थी जिसके अंदर एक सूअर का खून था और उसका प्लान था कि वो सारा खून वो केरी के ऊपर गिरा देंगे। उसके बाद वो वीडियो जो क्रिस्टीन ने पहले केरी का बनाया था उसे यहाँ पर प्रोजेक्टर पर चला देंगे। क्रिस्टीन एक मैसेज सू को भी कर देती है और उसमें वो लिखती है कि तुम्हारी दोस्त आज बहुत खूबसूरत लग रही है और सू समझ जाती है कि क्रिस्टीन कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाली है और वो भी वहाँ पर पहुँच जाती है। और जब केरी और टॉय स्टेज पर जाते हैं तभी वह खून की बाल्टी उसके ऊपर गिरा देती है और साथ ही उसका वीडियो भी चला देते हैं। इस बात से यहाँ पर जितने भी लोग थे वह सब उसके ऊपर हंसना शुरू कर देते हैं। केरी पूरी तरह से परेशान हो जाती है
कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ पर सब केरी के ऊपर हंस रहे होते हैं और तभी ऊपर से वह बाल्टी भी गिर जाती है और सीधा टॉय के सिर के ऊपर आकर लगती है। टॉय की वहीं पर मौत हो जाती है और अब इसके बाद केरी पूरी तरह से अपना आफा खो देती है और यहाँ पर जितने भी दरवाजे होते हैं वह अपनी शक्तियों से उन सारे दरवाजों को बंद कर देती है और वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद होते हैं सभी लोग हवा में उड़ना चालू हो जाते हैं, यहाँ तक कि वो इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्ट सर्किट करके पूरी जगह पर आग लगा देती हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि क्रिस्टीना और उसका दोस्त जिसने केरी के साथ वो मजाक किया है वह गाड़ी से यहाँ से भाग रहे होते हैं और अब केरी भी उनका पीछा कर रही होती है और उसके पीछे दिखाया जाता है कि पूरे स्कूल की बिल्डिंग भी आग से दहक रही होती है। क्रिस्टीना और उसका दोस्त जो यहाँ से गाड़ी से भाग रहे होते हैं वो देखती है कि उसके सामने केरी खड़ी है। क्रिस्टीना अपने दोस्तों से कहती है कि कुचल डालो और वह गाड़ी की रफ्तार बढ़ा देती है तो केरी अपना हाथ आगे बढ़ाती है और उनकी गाड़ी वहीं पर जाम हो जाती है। उन्हें इतना जोरदार धक्का लगता है कि क्रिस्टीन की दोस्त का सिर स्टीयरिंग पर लगता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है और क्रिस्टीन को भी वह अपनी शक्तियों से उसकी सीट बेल्ट से बांध देती है, लेकिन क्रिस्टीन किसी तरह छूट जाती है और वह गाड़ी को अब उसकी तरफ बढ़ाना शुरू करती है। हालांकि क्रिस्टीन ने पूरा एक्सीलेटर दिया होता है लेकिन उसकी शक्ति के आगे गाड़ी 1 इंच भी नहीं हिल पाती। वो गाड़ी को हवा में उठाकर उसे नीचे छोड़ देती है। अब क्योंकि गाड़ी फुल स्पीड में होती है इसलिए वह फुल स्पीड से आगे जाकर सामने गैस स्टेशन पर टकराती है और एक जोरदार ब्लास्ट में क्रिस्टीन की मौत हो जाती है। इसके बाद केरी परेशान होकर घर पर वापस आती है और वो अपने पूरे शरीर पर से खून साफ करती है और वो अपनी मॉम को देखती है। अपनी मॉम से कहती है कि आपने सब कुछ सच कहा था, यह दुनिया बहुत ज़्यादा खराब है। वह सब कुछ बताती है कि कैसे उसके साथ प्रैंक किया गया। उसकी मॉम उसे अपने गले से लगा लेती है और उसे बताती है कि जो तुम्हारे पिता थे और मैं एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन हमारा प्यार पवित्र था, हमारे बीच कोई भी और रिलेशनशिप नहीं था और एक दिन तुम्हारे पिता की नज़र बदल गई। हमने भगवान के सामने प्रेयर की लेकिन उस दिन शैतान जीत गया। हम दोनों भावनाओं में बह गए और इसके बाद तुम पैदा हुई। तुम्हारे पैदा होते ही मैं तुम्हें मार देना चाहती थी लेकिन मैं तुम्हें मार नहीं पाई। मैंने तुमसे प्यार किया। दरअसल केरी की मॉम को लगता था कि अब उसके अंदर कोई शैतानी साया है और वह अपनी बेटी केरी को पीछे से चाकू से मारना चाहती थी और इससे पहले दोबारा उसे चाकू मारती केरी अपनी मॉम को दूर कर देती है, लेकिन उसकी मॉम उसकी तरफ चाकू लेकर बढ़ती है। वह कहती है कि शैतान तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, हमें उसे खत्म करना ही होगा। और जब वह उसे चाकू मारने वाली होती है तो उसका हाथ अपने आप ही रुक जाता है। केरी अपनी शक्तियों से अपनी मॉम को ऊपर उठा देती है और घर में जितनी भी शार्प चीजें होती है वह सब उसकी मॉम के चारों तरफ घूमना शुरू हो जाती है। उसकी मॉम कहती है कि केरी नहीं। केरी कहती है कि आई एम सॉरी मॉम। अगले पल सारी चीजें उसकी मॉम के शरीर के आर पार हो जाती हैं। केरी अपनी मॉम के पास जाती है और उन्हें अपनी गोद में लेटाती है और कहती है मैं आपको हर्ट नहीं पहुंचाना चाहती थी। यहाँ शू भी पहुंच जाती है। केरी कहती है कि देखो मैंने अपनी मॉम को मार दिया और इसके बाद यह घर अपने आप टूटना चालू हो जाता है। शू उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है और कहती है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। तभी केरी अपनी पावर से शू को हवा में उठा लेती है और केरी को एहसास होता है और वो अपनी पावर से उसे घर के बाहर फेंक देती है, यानी कि वह उसे बचा लेती है। और केरी जिसने बचपन से लेकर आज तक कभी भी कोई सुख नहीं देखा वो अपनी मॉम के साथ इस घर के नीचे दब जाती है। दरअसल केरी ने सू को इसलिए नहीं मारा क्योंकि उसे अपनी शक्तियों से पता चल गया था कि जो प्रैंक उसके साथ किया गया था उसमें सू की कोई भी गलती नहीं थी। इसके बाद सू की कोर्ट में गवाही होती है जहां पर वो बताती है कि केरी के अंदर कुछ शक्तियां थी लेकिन वो हमारी तरह आम इंसान थी। और कोर्ट में गवाही देने के बाद वो केरी की कब्र पर जाती है और एक सफेद रंग का फूल चढ़ाती है और अगले ही पल उसकी कब्र पर दरार आना चालू हो जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि सू हॉस्पिटल में है और उसके पेट में बहुत दर्द है। तभी उसके पेट में से एक हाथ निकलता है और सू का हाथ पकड़ लेता है और यह हाथ केरी का होता है। लेकिन अगले ही पल हमें पता चलता है कि ये सब एक सपना था। शू अपने घर पर अपनी मॉम के पास बैठी होती है, लेकिन हो सकता है कि शू के पेट में जो बच्चा है वह कोई और नहीं बल्कि केरी हो, क्योंकि जब वो उसकी कब्र के पास गई थी उसकी कब्र फटना चालू हो गई थी और जिस तरह उसके पेट में पेन हो रहा है ठीक उसी तरह पेन कहानी की शुरुआत में उसकी मॉम के साथ हुआ था। यानी अब केरी का दूसरा जन्म होगा और उसके अंदर वही सारी शक्तियां होंगी जो केरी के अंदर पहले से थी। और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।